Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो 12th क्लास का जो टॉपिक नहीं चैप्टर जो चल रहा था वो था आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसमें से अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों कैसे वो सारी बातें मैंने कवर कर दी। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें था आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा एपरेंट डिप भी मैंने कवर कर दिया, और एक मैग्नेटिक इक्विपमेंट था डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, वो भी मैं कवर कर चुका हूं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स बच गए हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स हैं आज अपने पास, दो मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स में कवर करूंगा। तो फर्स्ट जो है वो है आपका वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। जैसे डिफ्लेक्शन था ऐसे वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। लास्ट डे हमने कवर किया था डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ये आपकी एक डिवाइस थी। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं क्या है ये। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर भी आपके एक मैग्नेटिक डिवाइस है। अब इससे क्या होता है वो मैं लिख देता हूं, फिर आप समझेंगे साथ साथ। इट इज अ मैग्नेटिक डिवाइस which is used to find magnetic dipole moment of a magnetic dipole, बार मैग्नेट जिसका मतलब हो गया, और कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। डायपोल मोमेंट की बात हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू डायपोल्स और फाइंड horizontal component of Earth's magnetic field at a place। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका डिवाइस, जिसके काम क्या है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है इसकी प्रोसेसिंग। जैसे टेंजेंट लॉ पे था आपका डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ऐसे ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस फैक्ट पर है कि जब भी आप किसी बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डायपोल को फ्रीली सस्पेंड करते हो किसी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या उसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हो, तो उस केस में क्या आता है कि जो आपकी मैग्नेटिक डायपोल थी या बार मैग्नेट थी, ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। क्लियर होगी बात। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए बार मैग्नेट इज freely suspended in
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड it is disturbed from its mean position. ठीक है भाई। Then it starts oscillating about its mean पोजीशन। तो ये है भाई इसका प्रिंसिपल जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको अगर इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड गिवन हो, इसमें होता क्या है भाई, इसमें क्या है, एक मैग्नेट होती है, इस डिवाइस में एक होती है मैग्नेट जो फ्री होती है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन करने के लिए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो अगर हम अर्थ के किसी प्लेस पर इसको इसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो ये करता है वाइब्रेशन, इसके अंदर का जो पावर मैग्नेट है वो करता है ऑसिलेशन। ठीक है भाई, और उसके टाइम पीरियड को अगर आप पता कर लो, है ना, तो मान लीजिए ये आपका जो है मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने इसे हल्का सा इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड जो आता है हमें पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कल आपको बताया था एंगुलर सिस्टम में 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, डिवाइड में आता है m इंटू बी। क्या आता है भाई, m इंटू बी। अब देखिए अगर ये अर्थ की सरफेस पे है तो b के प्लेस पे आपको BH यूज कर लेना है। क्या यूज कर लेना है भाई, BH, क्योंकि अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से करेगा ऑसिलेशन। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जो मैंने लिख दिया है सामने, इसके हेल्प से आप इजीली निकाल पाओगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ठीक है भाई, अब इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना है, मान लीजिए इसकी लेंथ है L दे रखी है, इसका मास जो है वो आपको दे रखा है। देखिए हम यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ लिखते हैं वो स्मॉल m से लिखते हैं ना, इसके मास को मान लेते हैं कैपिटल M। यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगी, किसी ये रॉड है, रॉड की जो उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है ml²/12। यहाँ पर कैपिटल M, अच्छा कैपिटल M तो अब क्या हो गया, कैपिटल M के मत मानिए आप, कैपिटल M अपने क्या मान रखा है, डायपोल मोमेंट मान रखा है, तो कैपिटल M नहीं मान सकते, कुछ और मानना पड़ेगा, जिसको हम मान लेते हैं कुछ तो भी m0 मान लिया, तो m0 L²/12 आ गया। ठीक है, m0 क्या है, मास ऑफ मैग्नेट, कैपिटल M डायपोल मोमेंट है इसलिए कैपिटल M से नहीं माना है, मैंने हटा दिया, और स्मॉल m क्या था, पोल स्ट्रेंथ, इसलिए उससे भी नहीं माना है। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना, आप इजीली निकाल पाओगे आपका जो डायपोल मोमेंट है मैग्नेट का वो कितना है। अगर उस प्लेस पे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ पता हो और टाइम पीरियड तो आप डिवाइस से निकाल ही लो कितना आ रहा है, आप इजीली निकाल पाओगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं फिर आगे। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताते चलता हूं, आप देखो उसको और समझो भी साथ के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। नंबर फर्स्ट जो है, टू फाइंड
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, आपको जिस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए उसको आप इस डिवाइस के अंदर फिक्स कर दो, फ्रीली सस्पेंड कर दो, किसी प्लेस पे चले जाओ, वहां के आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता हो तो T = 2 पाई रूट I डिवाइडेड बाई m इंटू BH। अगर यहां से हम देखें तो हमारा जो कैपिटल M आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा सीधे सीधे आपके पास I, BH को डिवाइड में रहने देते हैं और यहां पर हो जाएगा T²। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ml²/12 लेते हैं तो सीधे आप निकाल सकते हो 4 पाई स्क्वायर m0l²/12 BH इंटू T²। तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर m0l²/3 इंटू BH इंटू T²। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नंबर सेकंड इसका यूज क्या है। आपको पता क्या क्या होना चाहिए इस फॉर्मूले में। एक तो आपको पता होना चाहिए किसी प्लेस पर जहां पर आपने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर रखा हुआ है वहां पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और टाइम पीरियड क्या आएगा वो तो डिवाइस बता ही देगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, उस बार मैग्नेट का मास और उसकी लेंथ पता होगी तो आप इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे। और फिर आपके सामने फॉर्मूला है, इससे आप इजीली सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो तो यहाँ पुट कर लेना, मास और लेंथ दे रखी है तो आपको यहाँ पुट करनी है। ठीक है, अब जो नंबर सेकंड यूज है वो देख लेते हैं एक बार, वो क्या है भाई। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लेंगे इसके, पहले सारे यूजेस पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर सेकंड यूज है टू फाइंड द रेस, नहीं टू कंपैरिजन कर लेते हैं पहले, है ना। नंबर सेकंड जो है इसका यूज कंपैरिजन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field at two places इस तरह से। इसमें क्या करना है, अब आपको पता तो है ही, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। इसमें क्या करोगे आप, एक ही बार मैग्नेट को लोगे, दो डिफरेंट प्लेस पे जाके वहां पर टाइम पीरियड का पता कर लोगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2 पाई रूट I डिवाइडेड बाई m इंटू BH। अब देखिए अगर हमने सेम मैग्नेट ली है ना, फॉर सेम मैग्नेट एट टू प्लेसेस, तो क्या क्या बदलेगा भाई, BH तो बदलेगा, टाइम पीरियड भी बदलेगा, M और I तो चेंज ही नहीं होंगे, सिर्फ BH और T चेंज होगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट BH। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखते हैं तो अपना आ जाएगा आंसर T1 स्क्वायर BH1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर BH, BH1 डिवाइड में BH2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई आपके सामने आंसर। आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज करोगे डायरेक्ट और आंसर निकाल लोगे। अब देखते हैं थर्ड क्या है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कंपैरिजन करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स का। इनका मास और साइज सेम है, ठीक है, लेंथ और मास क्या है, सेम। क्रॉस सेक्शन में भी डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से उनका डायपोल मोमेंट सेम नहीं आएगा। ठीक है,
आप ऐसे बोल दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, क्योंकि वो मास और लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पे नहीं। ठीक है, तो नंबर थर्ड वाले केस में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स of two magnets having same moment of inertia. ठीक है, चलिए तो भाई अब इसमें कैसे करेंगे। एक ही प्लेस पर आप तो डिफरेंट मैग्नेट्स ले रहे हो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में सेपरेटली, तो एक का टाइम पीरियड, अब यहां पर क्या है, t इज इक्वल टू क्या है भाई, 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाई m इंटू बी एच। एट सेम प्लेस for two magnets having same moment of inertia, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, T is inversely proportional to रूट कैपिटल M। ठीक है, यहां से अगर हम देखते हैं तो फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, T1 स्क्वायर M1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर M2। ठीक है, अगर यहां से हम देखते हैं तो M1 डिवाइडेड बाई M2 क्या आ जाएगा आपके पास, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आपको यूज कर लेना है। ध्यान रहे कंडीशन जो मैंने दे रखी है इस केस में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ही जो मैग्नेट्स है उनका सेम है, उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूले देखते जाइए, फटाफट से क्वेश्चन से आपके सॉल्व होते जाएंगे। अगला देख लेते हैं, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और बना सकता है, वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक बार। कंपैरिजन करना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट्स, दो मैग्नेट्स का सम और डिफरेंस मेथड से, तो वो कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, comparison of magnetic moments of two magnets by sum and difference method। ठीक है, चलिए पहले करते हैं सम। अब देखिए सम पोजीशन क्या होती है, इसमें आपको दो बार मैग्नेट्स को रख देगा एक साथ। देखिए जैसे पिछली बार हमने एक बार मैग्नेट लिया, उसका टाइम पीरियड निकाल दिया इजली वाइब्रेशन का। अब यहाँ पर आपको एक साथ दो बार मैग्नेट्स दे देगा, एक के ऊपर एक। ठीक है, दोनों के मास से या दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होंगे। ये मान लीजिए आपका दे रखा है n, ये भी n है, ये ऐसा ये भी ऐसा। अब इसका डायपोल मोमेंट मान लीजिए m1 है और इसका डायपोल मोमेंट क्या है भाई, m2 है। ठीक, दो बार मैग्नेट्स हैं आपकी इस तरह से, और दोनों एक साथ ही करती हैं ऑसिलेशन। ठीक है, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट दोनों एक साथ करना शुरू कर देती हैं ऑसिलेशन। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा उसको हम बोलेंगे टीएस, है ना, सम हो रहा है यहाँ पर दो मैग्नेटिक मोमेंट्स का, इसलिए टीएस बोल दिया। टी1 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। टीएस क्या आ जाएगा, 2 पाई। अच्छा, अब एकदम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लीजिए इसका I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका I2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2i रूट के अंदर क्या आ जाएगा भाई, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास BH। क्लियर होगी बात।
बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं आगे। अब डिफरेंस क्वेश्चन देख लीजिए सिमिलरली। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बना देता हूं मैं क्वेश्चन भी आपके लिए। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, यहां पर साउथ यहां पर नॉर्थ कर लीजिए। इसका डायपोल मोमेंट आएगा m1 वेक्टर और इसका आ जाएगा m2 वेक्टर इस तरफ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के सेम रहने वाले हैं, वही मैग्नेट्स हैं, तो I1 I2 इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेंगे। सिमिलरली डिफरेंस पोजीशन जो टाइम घटाएगा उसको हम लिखते हैं TD से, तो TD क्या जाएगा 2 पाई, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही होंगे आपस में, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में नेट डायपोल मोमेंट, तो m1 माइनस m2 मान लिया मैंने, ठीक है तो माइनस होंगे ना दोनों, तो m1 को बड़ा मान ले थोड़ी देर के लिए, m1 को हमने मान लिया बड़ा, तो m1 माइनस m2 आ गया, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, TS बाई TD करेंगे, 2 पाई से 2 पाई I1 से I2 सब कैंसिल हो जाएगा, BS से BS कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से ऊपर पलट के पहुंच जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट ऐसे बोल देगा कि दो बार मैग्नेट से उनको हमने इस तरह से रखा कि उनके डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में थे और वाइब्रेशन करने के लिए छोड़ दिया, तब टाइम पीरियड T1 आया, उसके बाद उनको अपोजिट डायरेक्शन में रखा, टाइम पीरियड T2 आया। बताओ दोनों जो अपने पास मैग्नेट्स हैं उनके डायपोल मोमेंट का रेशियो क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड, तो TS स्क्वायर अपॉन में TD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। m1 एक तरफ कर लेंगे, m2 एक तरफ कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो TS स्क्वायर m1 प्लस TS स्क्वायर m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, TD स्क्वायर m1 माइनस TD स्क्वायर m2, ठीक है। शिफ्टिंग कर लेते हैं, m1 की एक तरफ, m2 की एक तरफ, तो TS स्क्वायर माइनस TD स्क्वायर, m1 कॉमन ले लो, इधर अगर देखते हैं तो अपने पास आ जाएगा TD स्क्वायर क्या है आपके पास माइनस का है, ठीक है। ये भी जाके इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, TS स्क्वायर प्लस TD स्क्वायर m2, ठीक है। यहां से अगर m1 अपॉन m2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं एक बार। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2। अब देखिए दोनों डायपोल मोमेंट का रेशियो आ गया, ये आ जाएगा TS स्क्वायर प्लस TD स्क्वायर, और ये माइनस था, अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूं TD स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर जाएगा, TD स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर, ये आ गया आपके पास m1 अपॉन m2 का आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका फोर्थ। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना, आपको सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। यहां पर क्या एक और यूज देख लेते हैं इस डिवाइस का। To find the ratio of मैग्नेटिक फील्ड्स, देखिए इसमें क्या है। इनिशियली क्या है, आप मान लो आपने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया इस तरह से, ठीक है।
बी एच आपका किसी डायरेक्शन में है, काम कर रहा है, तो बी एच आपका मान लीजिए भाई इस तरफ काम कर रहा था ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इस प्लेस के लिए, तो बी एच इस डायरेक्शन में काम कर रहा था। अगर इसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस में कर देता हूं तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो हम जानते हैं 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाई एम इंटू बी एच आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं T1। फाइनली क्या है, किसी बार मैग्नेट को मैंने सस्पेंड कर दिया। अब यहां पर हमने क्या किया, एक और बार मैग्नेट लाकर इसके पास रख दी, एक दूसरी बार मैग्नेट। ठीक है, ये हो गया उसका नॉर्थ, ये हो साउथ। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BH, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड काम करना शुरू कर देंगे इस मैग्नेट के लिए। तो अब जो आपका टाइम पीरियड आता है वो मान लीजिए आता है T2, तो 2 पाई रूट आई डिवाइड में M B प्लस BH। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐड ही होंगी दोनों फील्ड, हो सकता है इसको उठा के यहाँ रख दूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी फील्ड, है ना, पलट के रख दिया जाए। तो B और BH के बीच का एंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नेट फील्ड लगा दोगे। अब ऐसे मैंने सेम डायरेक्शन में ले लिया है तो मैंने B प्लस BH कर दिया है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, T1 बाई T2 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई सब कुछ कैंसिल, तो ये आ जाएगा B प्लस BH डिवाइड में BH, B अपॉन BH प्लस 1 T1 बाई T2 आ जाएगा। यहां से अगर हम देखते हैं B अपॉन BH तो आपका आ जाएगा T1 बाई T2 माइनस 1। ये भी न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, आप ऐसे मान लो सारे न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, बस वैल्यू तो पुट करनी है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप वैल्यू पुट करोगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भाई हमने ये भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक मिनट गलती हो गई मुझसे, फिर रूट भी लगेगा, रूट भी तो था, रूट है ना, तो यहां पर स्क्वायर कर लेंगे, यहां पर भी आप स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब सही है, रूट था ना ये, होल रूट इधर आ जाएगा। अब सॉल्व स्क्वायर और लगा लेंगे, अब सही है। ठीक है, चलिए भाई तो आगे देखते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। दो एक न्यूमेरिकल्स कैसे हैं मैं लिख देता हूं, आप देखेंगे, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करेंगे एक बार, फिर मैं करता हूं सॉल्व। इसमें क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है आपका, 2 बार मैग्नेट्स of the same length and breadth but having moments m and 2m। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस की हो सकती हैं, इसलिए इनका डायपोल मोमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। आर ज्वाइंड टुगेदर पोल फॉर पोल, नॉर्थ नॉर्थ के साथ है और साउथ साउथ के साथ है, एंड सस्पेंडेड बाई स्ट्रिंग। ठीक है, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन of this assembly in a
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B is 3 seconds. What will be the period of oscillation if the polarity of the magnets is changed? And combination is again made to oscillate in the same field. ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना चाहिए, फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे आप। दो बार मैग्नेट है, सेम लेंथ और सेम विड्थ है, और जो उनके मोमेंट्स हैं, एक का m है और एक का 2m है, उनको इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि नॉर्थ नॉर्थ पोल साथ में, साउथ साउथ पोल साथ में, तब टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ रही थी किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, वो आ रही थी 3 सेकंड। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उन दोनों मैग्नेट्स को अपोजिट पोलैरिटी के हिसाब से कर दें कनेक्ट, तो क्या आएगा टाइम पीरियड आपका नया। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, इसका क्या आता है, आप उसे ट्राई करो, सीधे आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, पहली बार जब हमने इनको रखा था तो कुछ इस तरह से रखा था, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक साथ थे और ये किसी स्प्रिंग से अटैच थे, वाइब्रेशन करने के लिए फ्री थे। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट मान लीजिए m दे रखा है, नीचे वाले का 2m दे रखा है। तो इस केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है T1 बन जाएगा 2 पाई रूट, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 I2 मैंने मान लिया, पता नहीं मास वास क्या है इनका, इसलिए मैंने I1 I2 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऐड होंगे तो 3m हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड B आपको दे रखी है, T1 आपको बताइए कितना है, बाद में यूज कर लेंगे। अगेन जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है, इन दोनों मैग्नेट्स को इस तरह से रख दिया गया है, एक का नॉर्थ यहां हो गया और एक का नॉर्थ इस तरह से हो गया। इसका मान लीजिए 2m है और इसका डायपोल मोमेंट m आपको दे रखा है। अब जो यहां पर T2 आएगा 2 पाई रूट I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका पास, यहाँ पे 2m माइनस m करेंगे, दोनों सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इस बार सीधे m बच जाएगा, m इंटू b। मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, क्वेश्चन में दे रखा है, आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, T1 डिवाइडेड बाय T2 करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा B से B भी कैंसिल, m अपॉन में 3m आ जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर T1 की वैल्यू 3 है, क्वेश्चन में दे रखा है, अपॉन में T2 आ जाएगा 1 बाई रूट 3, तो यहाँ से आपका जो T2 है वो आ जाएगा 3 रूट 3 सेकेंड। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इसी था बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, इसे मैं कर देता हूं इरेज, फिर एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखते हैं फिर उसमें क्या है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इस बार मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं क्वेश्चन को, आप समझ लेना क्या है। एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, उसमें दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखी हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट इस तरह से है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी एक बार मैग्नेट होगी, इसके ऊपर दूसरी बार मैग्नेट रखी हुई है कुछ इस तरह से 90 का एंगल बनाते हुए रखना पड़ेगा। थोड़ा फिर से कर लेते हैं इसको इधर से ऐसा, ठीक है। इसको कर लेते हैं इस तरह से लाइक दिस। ये बार मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर रखी 90 का एंगल बना रही है। इनको एक फ्रीली सस्पेंड किया मैंने किसी वायर से मैग्नेटोमीटर में, ठीक है। इस तरह से था इनका, और आइडेंटिकल है दोनों बार मैग्नेट्स, ठीक है। दोनों बार मैग्नेट्स कैसे आइडेंटिकल, तो इसका डायपोल मोमेंट m हो गया मान लीजिए, तो इसका भी क्या हो गया भाई m हो गया। ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया। आप उल्टा भी कर सकते हो तब भी 90 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस केस में थे, तब आपका जो टाइम पीरियड आ रहा था ऑसिलेशन का, कॉम्बिनेशन का, वो 4 सेकेंड था, ठीक है। आपको पता करना है फाइंड T when one magnet is taken away in the same field। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या थी, B थी। दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में सस्पेंडेड थे। इनको इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड आ गया, वो t 4 सेकंड आ गया। अगर किसी एक मैग्नेट को हम अलग कर देते हैं तो उसी फील्ड में नया टाइम पीरियड क्या आएगा, ये आपको इस क्वेश्चन में पता करना है। थोड़ा शॉर्ट में कर दिया मैंने, आप समझ गए हो क्या था क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखिए भाई इसका कैसे करना है आपको। इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो m नेट आएगा, नेट डायपोल मोमेंट, वो क्या आ जाएगा भाई 90 डिग्री पर है दोनों डायपोल मोमेंट, दोनों सेम है तो आ जाएगा √2m। दो वेक्टर्स जो सेम वैल्यू हो, अगर वो आपस में 90 डिग्री पर काम कर रहे हो तो उनका रिजल्ट आता है √2m। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का जो i आएगा वो भी सेम आ जाएगा, तो i1 = i2 है। यहाँ पर तो t1 निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको भी i मान लेते हैं, 2i डिवाइडेड बाई √2m मल्टीप्लाई b, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आपको 4 सेकंड दे रखा है, बाद में यूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही बार मैग्नेट को छोड़ रखा है और बाकी दूसरी वाले को हटा दिया। सेम मैग्नेटिक फील्ड है, b वेक्टर या bb, ये हो गया आपके पास n, ये हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए i है, वो तो मान ही रखा है मैंने, और डायपोल मोमेंट इसका m है। तो अब क्या आएगा टाइम पीरियड t2, i डिवाइडेड बाई m इंटू b, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, i से i कैंसिल, m से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा मेरे हिसाब से क्या बचेगा, 2/√2। क्या बचेगा भाई, 2/√2 आपके पास बच जाएगा, है ना। रूट के अंदर आएगा ये, एक मिनट गलती हो गई, तो ये रूट है नहीं पूरा, इससे भी रूट है 2 पाई से 2 पाई, तो रूट के अंदर आएगा इस तरह से, ये आएगा आपके पास। अब देखिए क्या करना है आगे, रूट भी बचा रहेगा, रूट थोड़ी गायब कर सकते हैं। t1 कितना था 4 सेकंड, तो t1 को देंगे 4 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास t2, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/4, 2 रेज़ टू द पावर 1/4, तो t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 1/4,
तो 2 की पावर 2 2 रेज की पावर 2 हो जाएगा ये। नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं आया, गड़बड़ कर दिया फिर मैंने। मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ये आएगा आपका डिवाइड में। 4 अपॉन में 2 रेज दी पावर 4 अपॉन में 2 रेज दी पावर 1/4। ये कितना आ जाएगा T2 सॉल्व करने के बाद? 2 रेज दी पावर 2 रेज दी पावर 1/4। तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 रेज दी पावर 2 माइनस 1/4। 4 टू जा 8 माइनस 1, तो 2 रेज दी पावर 7/4 आपका आंसर आ जाएगा इन सेकंड। ठीक है भाई, तो ये था आपका सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया। लगभग 3.36 सेकंड के आसपास आएगा। ठीक है, 3.36 सेकंड के आसपास ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने जो भी आपको फॉर्मूले करवाए थे, कंडीशंस करवाई थी, उन पे अपने आप से क्वेश्चंस बना सकते हो, बस आपको सिर्फ वैल्यू ही लेनी है। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की। ये किस काम आती है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड horizontal component of Earth's magnetic field। ठीक है भाई, अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या है, एक सर्कुलर वर्टिकल हमने क्या किया ना, एक अपने पास भी हमने वर्टिकल क्वाइड एक सर्कुलर मान लीजिए। ठीक है, ये अब इसके बीच में क्या है, आपने हॉरिजॉन्टल यहां पर लिया है मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल इस तरह से ले लिया। अभी समझाता हूं पूरी बात, एक बार बना दूं पहले मैं फिगर पूरा। ये कंपास है आपका यहां पर, और कंपास जो है वो फ्री है रोटेट करने के लिए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो कंपास है आपका वो फ्री है रोटेट करने के लिए इसी मैग्नेटिक फील्ड में। ये इस तरह से आपका कंपास है। ये किस में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है आपका ये वाला। और ये वाला जो है ये वर्टिकल प्लेन है। इस पे आपको सर्कुलर कॉइल लेनी है। ठीक है, करंट कैरिंग। इस तरह से अब इसके ऊपर आप कॉइलिंग कर दोगे किसकी, वायर की। ठीक है, जो कि आपका वर्टिकल सर्कल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये फिक्स्ड है पूरी चीज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे किसी प्लेस पे आपने जाकर रख दिया। अब जो अपने पास ये कॉइल है ना, जो कॉइल है अपने पास करंट कैरिंग कॉइल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। वो आएगी हॉरिजॉन्टल हमेशा, क्योंकि वर्टिकल है तो उसके एक्सिस के लॉन्ग, और इसकी एक्सिस कैसी रहेगी भाई, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सर्कल की जो एक्सिस रहेगी वो कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो किसी प्लेस पे क्या होगा, मान लीजिए किसी प्लेस पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है,
वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपने इस तरह सेटअप कर लिया कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई है, ठीक है, किसी प्लेस पर। तो उस प्लेस पर मान लीजिए कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, लेट एट एनी प्लेस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल and horizontal component। देखिए वर्टिकल सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा उसके एक्सिस के लॉन्ग। एक्सिस हमेशा कैसे रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज Earth's magnetic field is mutually perpendicular, then needle is at equilibrium makes, ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, ठीक है भाई, makes an angle theta with BS। तो क्या आ जाएगा भाई, B इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, हम पहले पढ़ चुके हैं टेंजेंट लॉ, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एच टेन थीटा। अब B क्या है, किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, n इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम n मान लेते हैं तो n इंटू आई अपॉन में r, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 और आता है, सॉरी 2n आई अपॉन में r हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पाई और लिखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई कैपिटल एन आई अपॉन में आर, जहां आर इसकी रेडियस होगी, जो सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस की बात हो रही है, ठीक है, तो आर हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। ये इक्वल टू क्या आ गया, बी एच इंटू टेन थीटा। 2 पाई से 4 पाई अगर हम कैंसिल कर दें तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। तो यहां से अगर हम बी एच निकालना चाहें तो बी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r टेन थीटा। इस तरह से आप इजीली बी एच की वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट। इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, a tangent galvanometer has a coil with 50 turns। मैं नोट कर देता हूं, उसके बाद आप एक बार देख लेंगे इसको। क्वेश्चन में नोट कर दिया तो एक बार आप क्वेश्चन पहले देख लें बढ़िया तरह से। इसमें क्या है, एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल विद 50 टर्न्स एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। द करंट 0.1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट। अब जो प्लेन है कॉइल का
वो अर्थ की मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, मतलब जो एक्सिस आएगी वो अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई आएगी। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, मतलब जो BH होगा और जो कॉइल की B होगी वो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अच्छी बात है। तो BH दे रखा है अपने को, म्यू नॉट दे रखा है, आपको बताना है डिफ्लेक्शन के थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। जैसा कि हम पहले ही जान पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला जो है इसका वो है आपके पास B इज इक्वल टू BH tan थीटा। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो BH है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और जो आपके पास B है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई है और जो नीडल है वो कुछ इस तरह से रुक रही है। ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए किससे? BH के साथ। तो आपके पास टेंजेंट लॉ से फॉर्मूला आ जाएगा। टेंजेंट लॉ अगर नहीं जानते हो तो पहले इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने जो कवर किया टेंजेंट लॉ वो जाकर देख लें, उसी से फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। B क्या है? कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है? म्यू नॉट इनटू N इनटू I अपॉन में 2R। BH की वैल्यू दे रखी है अपने को 7 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट द पावर -5। 7 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट द पावर -5 आपको दे रखी थी, बिल्कुल सही ये वैल्यू दे रखी थी। और tan थीटा हमें पता करना है। चलिए अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। म्यू नॉट हो गया 4 इंटू पाई 10 की पावर -7, n हो गया 50, i आपका 0.1 है, 2 इंटू r जो था वो 4 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कर दिया मैंने कन्वर्ट। 7 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट द पावर -5 tan थीटा आ गया। पावर से तो पावर सब कैंसिल हो गई, इधर भी खत्म करो इसको भाई, इसकी तो हो गई बात खत्म। अब देखते हैं आगे। 55 ये बच गया, 5 टू 20, 50 और 0.15 बचेगा। 4 से 4 भी कैंसिल करते हैं, सीधे सीधे खत्म करो। ये आपका आ गया 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7, इधर से ये इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। अब अगर हम देखें तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? tan थीटा आपका आ जाएगा 5 इंटू 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 2 11 55 बाई 49। 55 बाई 49 तो 45 डिग्री के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, यही छोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू निकाल ले, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 55 डिवाइडेड बाई 49। ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। 48.3 डिग्री के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये दो इक्विपमेंट्स थे जो मैंने आज कवर किए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक जो और बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।